स्टूडेंट्स, एक्सेल के आज की क्लास में हम लोग ये सारे फंक्शन जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं उन्हीं सारे फंक्शंस के एक एक एग्जांपल्स को सीखेंगे। ये सारे फंक्शंस जो हैं इनमें अगर हम बात करें काउंट इफ और सम इफ की, तो इनको छोड़ दे तो बाकी के जो फंक्शंस आपको दिख रहे हैं जैसे काउंट इफ्स, डी मीन, डी मैक्स, डी सम, डी एवरेज, ये सारे बेसिक लेवल के फंक्शंस नहीं है। जैसा कि हम लोगों का जो ये एक्सेल का क्लास है वो बेसिक लेवल का क्लास है, लेकिन आप लोगों को कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आगे आप लोगों को बनाने के लिए जो कि बिना इन सारे फंक्शंस के आप उन्हें सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए ये कुछ फंक्शंस हैं जिनका मैं यहाँ पे बेसिक लेवल में भी एक छोटे छोटे एग्जाम्पल से आप लोगों को इन फंक्शंस को यूज करना मैं सिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को आगे अपने जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे तो उन्हें सॉल्व करने में आसानी हो। तो जैसा कि ये फंक्शन है, सबसे पहले काउंट इफ है, हम पहले बाद में कोई भी यूज कर सकते हैं। काउंट इफ और सम इफ का यूज आप लोग जानते हो। ये काउंट इफ डी मीन, डी मैक्स, डी सम और डी एवरेज का जो मेन यूज है वो कैसे करते हैं, हमें वो मेन फोकस करना है, बाकी साथ में ये काउंट इफ और सम इफ भी करना है। तो इसके लिए इन फंक्शंस को यूज करने के लिए ना मैंने एक सीट बनाया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास एक सीट है। इस सीट में बहुत सारे कॉलम्स हैं, जैसे कि इनवॉइस नंबर है, ठीक है, आइटम नेम है, टाइप है, ब्रांड है, डेट ऑफ सेल, यूनिट प्राइस, पीसेज है, सॉरी प्राइस नहीं, यूनिट है जो पीसेज में है, यहाँ पे फिर रेट है, जीएसटी है, ड्यू अमाउंट है, पेड अमाउंट है, रेस्ट अमाउंट, ओवर ड्यू डेट, और यहाँ पे एक कॉलम है इंटरेस्ट का, वो हमें कैलकुलेट करना है। और देन मुझे ना यहाँ पे कुछ मैंने एक टेबल लिस्ट बनाया है जिनके थ्रू मुझे बाकी के डेटा को जो है ना वो फेच करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, और इसी टेबल में ये जो मैंने नीचे का ये जो टेबल बनाया हुआ ना, इसी टेबल में हम वो सारे फंक्शंस, ये सारे फंक्शंस का यूज करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग इस टेबल को सेट कर ले। जैसे हमारे पास यहाँ पे ना कुछ आइटम्स के नाम है, उसके टाइप और ब्रांड है, और उनका डेट ऑफ सेल है, उनका इनवॉइस नंबर है। ठीक है, अब सारा ड्यू अमाउंट है यहाँ पे, और कब कब कितने कितने पेमेंट आए हैं वो लिखा हुआ है। और आपको यहाँ पर रेस्ट अमाउंट यानी अभी तक कितना ड्यूज बचा हुआ है लोगों के पास, कौन कौन से आइटम पे क्या क्या ड्यूज बचा हुआ है वो आपको पता करना हो तो सिंपली आप क्या करोगे, जो भी आपका ड्यू अमाउंट है उसमें से जो भी पेड अमाउंट हुआ है, यानी अमाउंट जो भी आपको पेड किया गया है, तो ड्यू अमाउंट से पेड अमाउंट को आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे, घटा लोगे, तो आपका जो रेस्ट अमाउंट है वो आ जाएगा। जैसे तो क्या करेंगे, सिंपली इज इक्वल ड्यू अमाउंट माइनस पेड अमाउंट, एंटर करेंगे, ये आ गया। अब इसे ड्रैग कर लीजिए। अब देखिए जो जो अमाउंट अभी तक आया नहीं है, अब देखो जैसे यहाँ पे ड्यू अमाउंट था 5900, पेड अमाउंट भी 5900, मतलब यहाँ पे कोई भी ड्यू नहीं है, और जहां जहां ड्यू है वो सब आ गया रेस्ट अमाउंट में। अब आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने बोले ओवर ड्यू डेट। ओवर ड्यू डेट का मतलब है कि आपका जो बिल पेड करने का जो डेट था वो क्रॉस कर चुका है। ठीक है, और अब कितना दिन क्रॉस कर चुका है, जैसे सपोज हमारे पास यहाँ पे कॉलम है डेट ऑफ सेल का। ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसे, डेट ऑफ सेल का यहाँ पे कॉलम है, और मुझे यहाँ पे निकालना है ओवर ड्यू डेट। और ये देखो कौन से महीने का है, मई महीने का, मई 21 है ना। अब हमने 31 मई तक का ओवर ड्यू निकालना है, इससे डेट ऑफ सेल से लेके और 31 मई तक, यानी यहाँ पे देखो 1 मई से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, 19 मई तक का ट्रांजैक्शन हुआ है। अब मुझे ये सारे डेट के अकॉर्डिंग 31 मई तक कितना कितना ड्यूज, कितना कितना दिन का ड्यूज बाकी है वो मुझे पता करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो ड्यू पहले है भी कि नहीं है वो भी तो चेक करेंगे ना। जैसे रेस्ट अमाउंट जो है वही हमारा ड्यू है, ठीक है। अब जिसका ड्यू 0 हो चुका है तो उसका ओवर ड्यू डेट निकालने की जरूरत है क्या, वो तो अपना पेमेंट कर चुका है, तो उसका हम ड्यू डेट निकाल के क्या करेंगे। तो पहले यहाँ पे ड्यू डेट निकालते वक्त आपको ये भी चेक कर लेना होगा कि कोई ऐसा तो नहीं जो पूरा पेमेंट अपना क्लियर कर चुका है। जो क्लियर कर चुका है उसका ओवर ड्यू डेट हम नहीं निकालेंगे, जो क्लियर नहीं किया उसका हम निकालेंगे। तो जैसे यहाँ पे पहले हम चेक कर लेंगे इज इक्वल इफ, और ये रेस्ट अमाउंट का जो कॉलम है K2 इज इक्वल 0, K2 अगर
0 है तो हम वहां पे ड्यू डेट में क्या ले लेंगे, 0 डेज, है ना। तो ये इफ का फॉर्मूला यूज करने तो आता है आपको। लॉजिकल टेस्ट ये रहा कि K2 में अगर वैल्यू 0 है तो हमें ड्यू डेट भी क्या देना है, 0 देना है। अब आपको यहाँ डेज में भी दिखाना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ना 0 के बाद ये एंड ऑपरेटर याद है, कॉन्केटनेट ऑपरेटर, इसको यूज करोगे और उसके बाद एक डबल कोट ओपन करके एक स्पेस दोगे और यहाँ लिख दोगे डेज, डबल कोट के अंदर ही लिखोगे डेज, डबल कोट बंद, कॉमा। ये हो गया ट्रू पार्ट। अगर ये K2 0 होगा तो 0 डेज होगा। कॉमा के बाद फॉल्स पार्ट में अगर ये K2 0 नहीं है, मतलब ड्यू अमाउंट है, रेस्ट अमाउंट बचा होगा अभी लेने के लिए हमें, तो अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, तो मुझे क्या करना होगा, तो जो यहाँ पे सेल डेट है उससे लेके और 31 मई तक के बीच का डिफरेंस निकालना होगा, कितने दिन हो गए। तो ये कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो डेट है तो हमने डेट ले लेना है डबल कोट 31 मई 21 डबल कोट बंद और यहाँ पे लगाएंगे माइनस और ये वाला कहाँ गया, सेल डेट, डेट ऑफ सेल, ये कर देंगे, ठीक है। ऐसा ही करेंगे, इस डेट में से इस डेट को माइनस कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखो ये पूरा 30 डेज आया, है ना। अगर 1 मई हमारा डेट ऑफ सेल है और 31 मई तक के हिसाब से अगर हम देखें तो उसका 30 दिन का पूरा ओवरड्यू हो गया। अब इसमें भी चाहते हो कि हम डेज दिखाएं सर, तो यहाँ पे क्या कीजिए, ये वाला जो है ना ब्रैकेट में ले लीजिए ये डेज और यहाँ पे एक एंड, फिर से एंड साइन, डबल कोट स्पेस और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डेज, डबल कोट बंद, सॉरी यहाँ पे ये ब्रैकेट मैंने ओपन ही नहीं, ये ठीक है, देखो ये गलत आ गया था आंसर, क्या हुआ, ये ब्रैकेट क्लोज कर, हाँ हाँ डेट ही निकालना है, ये देखो 0 डेज गलत आ गया ना यहाँ पे आंसर, अभी रुक जाओ, ये मुझे यहाँ पे ये ऐसे आ गया। ये फॉर्मूला देख लीजिए, एक फॉर्मूला मैंने ये, ठीक है। अब इसे 30 डेज आया ना इसका, अब इसे ट्रैक करो, सबका निकल जाएगा, जिसका जिसका ड्यू नहीं है उसका 0 डेज आ रहा है ना, हाँ। तो इस तरह से आप ओवरड्यू निकाल सकते हैं। इंटरेस्ट निकालना है अगर आपको, तो सपोज करो कि जिसका जिसका ओवरड्यू डेज है ना उस पे इंटरेस्ट भी चार्ज करना है, और इंटरेस्ट जो चार्ज करना है वो ईयरली है हमारे पास, ईयरली जो है ना इंटरेस्ट, सपोज 2% का इंटरेस्ट है ईयरली चार्ज, ठीक है। तो आप इंटरेस्ट चार्ज किस पे करोगे, ड्यू डेज पे, अब तो और वो भी एक रूल है कि जिनका ड्यू डेज मान लेते हैं कि 10 दिन से ज्यादा है उन्हीं पे इंटरेस्ट चार्ज करना है, 10 दिन से ज्यादा। तो पहले यहाँ पे ना आप करोगे इज इक्वल इफ ये जो ड्यू डेज है ना वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 10, ठीक है, ग्रेटर देन 10 होना चाहिए, देन कॉमा अगर 10 से ज्यादा है तो ट्रू पार्ट में हम क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किसका 2%, तो टोटल दिन का, तो टोटल दिन का तो इसी ओवरड्यू डेज मल्टीप्लाई इंटरेस्ट, मैंने कितना बोला था 2% ना, 2%। अब ये तो पूरा का पूरा 2% क्या हो जाएगा, इस टोटल डेज पे निकल जाएगा, लेकिन ये 2% सालाना है, ईयरली है, तो हम क्या करेंगे इस पूरे को ये पूरा ब्रैकेट में लेंगे, ठीक है, और इसे डिवाइडेड बाय 365 कर, क्योंकि ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट निकल जाएगा ये इंटरेस्ट, और उस इंटरेस्ट में से हमको क्या करना है 365 से डिवाइड करना, मतलब पर डे का इंटरेस्ट निकालना, ठीक है, कॉमा। और अगर हमारे पास ये 10 डेज से कम का है तो 0 रुपए का इंटरेस्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये वैल्यू एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने डेज ले लिया था ना, ये डेज की वजह से ये वैल्यू एरर आएगा, ठीक है, क्योंकि ये डेज क्या है टेक्स्ट में है और ये नंबर में है, तो ये वैल्यू एरर आएगा। तो हम क्या करते हैं, ये
जो है ना डेज वाला जो ऑप्शन है ना, ये मैंने सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए करा था, इसे मैं हटा दे रहा हूं। ये आ गया इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट देखो कितना पॉइंट में आ गया। अब इंटरेस्ट रेट हम 2% के बजाय बढ़ा के 10%, ये पॉइंट में आ रहा है। अब ऐसा ही नीचे जाएगा, जिसमें 0 डेज है 0। अब ये डेसिमल परसेंट में कर देते हैं तो ये परसेंट में डिस्काउंट आएगा, लेकिन हमें इसका परसेंट नहीं करना था, रुपए में करना था। तो ये जो आ गया ये 1 दिन का आया ना, ये इंटरेस्ट क्या आया 1 दिन का आया। अब इस पूरे 1 दिन के इंटरेस्ट को ये ब्रैकेट में ले लेंगे पूरा इंटरेस्ट, और इससे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे फिर से क्या ये ड्यू डेट का। अब आ जाएगा इंटरेस्ट। अब देखो ये इतना इंटरेस्ट, ठीक है। अगर यही इंटरेस्ट मंथली बोल दें तो हम यहाँ पे 30 से डिवाइड करें तो देखो इतने रुपए का इंटरेस्ट बनता है। ये देखो इस तरह से आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये इतने दिन का इंटरेस्ट बन रहा है यहाँ पे 10% के हिसाब से। देखो अब आइए यहाँ, अब हम लोग को मेन यूज करना है ये सारे फंक्शंस। अब जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक टेबल बनाया मैंने, जिसमें हमें आइटम नेम लेना है, और उस आइटम नेम के हिसाब से उसका टोटल ऑर्डर, टोटल पेड अमाउंट, नंबर ऑफ रेस्ट अमाउंट बिल, मिनिमम रेस्ट अमाउंट, मैक्सिमम रेस्ट अमाउंट, एवरेज रेस्ट अमाउंट और टोटल रेस्ट अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आइटम नेम लेने के लिए ये देखो हमारे पास ये आइटम नेम का कॉलम है। अब इसमें आप ध्यान से देखोगे तो कई सारे नेम जो है ना रिपीटेड है ना। तो अगर हम यहाँ पे इसको एक लिस्ट बनाना चाहें तो डेटा वैलिडेशन के थ्रू यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं ना। लेकिन अगर डायरेक्ट लिस्ट बनाओगे तो ये बार बार जो रिपीटेड आइटम है वो भी नाम बार बार आएंगे। मुझे तो लिस्ट में यूनिक होना चाहिए ना, एक नाम एक ही बार आना चाहिए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इनमें से ना यूनिक डेटा हम अलग निकाल लेंगे। यूनिक डेटा निकालने के लिए मैंने आप लोग को बताया था एडवांस फिल्टर के थ्रू आप कर सकते हैं ना। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पे एडवांस फिल्टर अप्लाई करेंगे। डेटा टैब में जाके एडवांस फिल्टर, और यहाँ पे कॉपी टू अनदर लोकेशन करते हैं, कॉपी टू, और ये जो यूनिक डेटा आएगा हमारा वो हम यहाँ पे ले लेते हैं एंड यूनिक रिकॉर्ड ओनली चेक मार्क लगा के ओके कर। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे यूनिक डेटा आ गया। अब इन्हीं यूनिक डेटा, अब यूनिक नहीं आया यहाँ पे, क्या आ गया सीपीयू दोबारा आ गया। इसको कंट्रोल जेड करेंगे ना तो नहीं होगा ऐसा। ये मुझे करना क्या पड़ेगा, सॉरी ये डेटा को मुझे क्लियर करना पड़ेगा। मैंने हेडिंग को नहीं सेलेक्ट किया था ना, जिसकी वजह से ये 2 बार रिपीट हो गया। क्लियर ऑल कीजिए। मैंने यहाँ पे आइटम नेम में हेडिंग से लेना है, हेडिंग से लेकर के पूरा नीचे तक। देन एडवांस डेटा टैब, एडवांस फिल्टर, कॉपी टू अनदर, कॉपी टू में यही यूनिक रिकॉर्ड ओके। सॉरी 1 मिनट, सीपीयू 2 बार बनाना नहीं चाहिए, ये गलत हो रहा है। यहाँ S1 से करना है डेटा वैलिडेशन, सॉरी फिल्टर रेंज, इसमें ना गलती से लगता है, ये रेंज मिटाएंगे, रेंज को ना यहाँ से लेना है। कॉपी टू अनदर लोकेशन, ये S2 से लेना नहीं है, S1 से। अब आ गया तो हेडिंग हम लिस्ट रेंज ही गलत ले रहे हैं, अभी आ गया ना। अब हम लोग चलेंगे यहाँ इस सेल को सेलेक्ट करके डेटा टैब में ही डेटा वैलिडेशन, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे लिस्ट, और यहाँ सोर्स में हम लोग ले लेंगे ये सारे यूनिक रिकॉर्ड यहाँ से यहाँ ओके। अब आ गया हमारा यहाँ पे आइटम, एक पहला ले लेते हैं, आ गया यहाँ पे आइटम ना। अब मुझे ये सारे फंक्शंस लगाने हैं। अब मुझे ना टोटल ऑर्डर करना है। तो टोटल ऑर्डर मतलब क्या, तो जितनी बार ये आइटम नेम रिपीट हुआ होगा उतने नंबर ऑफ ऑर्डर लगे होंगे। टोटल ऑर्डर कहने का मतलब कि जितनी बार एक आइटम जितनी बार रिपीट हो रहा है, मतलब उतने टाइम्स ही हमारा ऑर्डर आया है उस आइटम के लिए। तो अब सीपीयू कितने टाइम्स ऑर्डर लग रहा है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स काउंट करना है, यानी काउंट करना है यहाँ पे। तो सिंपल काउंटिंग फंक्शन यूज करेंगे। तो चलिए पहले काउंटिंग, अब देखो यहीं पे काउंट इफ्स भी फंक्शन दिख रहा है ना। अभी फिलहाल ये काउंट इफ यूज करना है हमें यहाँ पे।
अब रेंज में कहां से लेना है, तो ये पूरा रेंज, तो ये पूरा रेंज ले लीजिए यहां तक। रेंज के बाद अब क्या लेना होता है, क्राइटेरिया यानी कंडीशन। उससे पहले कॉमा लगाएंगे और कॉमा के बाद क्या लेना है, क्राइटेरिया यानी कंडीशन। तो हमें इस रेंज में से कौन से नाम को ढूंढना है, तो जो यहाँ पे नाम होगा ये आइटम नेम होगा। तो हम क्राइटेरिया में ये सेल ले लेंगे, यहाँ पे जो भी आइटम नेम होगा वो वहां पे सेलेक्ट होके आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखो सीपीयू 4 बार ऑर्डर लगा, देख लेते हैं। 1 2 3 एंड 4 है ना, 4 टाइम ऑर्डर लगा सीपीयू का। अब यहां से ना लिस्ट चेंज करके चेक करें। कीबोर्ड देखो 6 टाइम, माउस ये 6 टाइम, पेन ड्राइव 4 टाइम। ये सारे ऑर्डर्स हम यहां से अब चेक कर सकते हैं। अब आपको निकालना है टोटल पेंडिंग अमाउंट। तो टोटल पेंडिंग अमाउंट मतलब किसका, इस सीपीयू का। यहाँ पे जो आइटम है ना, उस आइटम का टोटल पेंडिंग अमाउंट क्या है वो निकालना है आपको। तो टोटल पेंडिंग अमाउंट या सॉरी पेड अमाउंट, पेंडिंग टोटल पेड अमाउंट। तो टोटल पेड अमाउंट हमारा जो है वो काउंट करना है। यहाँ पे हमें काउंट करना है कि अभी तक टोटल कितनी बार पेड किया अमाउंट इन्होंने सीपीयू का। तो पेड अमाउंट ये कॉलम है हमारे पास ना, काउंट करना है हमें। एक जैसे ये देखो, ये खाली है, अभी तक पेड नहीं हुआ है। ये भी खाली है, पेड नहीं हुआ है। ये खाली है, पेड नहीं हुआ है। जैसे बहुत सारे अमाउंट है जो अभी तक पेड नहीं हुए हैं। अब हमें यहाँ पे जो भी आइटम है वो आइटम का अभी तक कितनी बार पेमेंट हो चुका है वो हमें काउंट करना है। तो अब आइटम के हिसाब, एक तो हमें आइटम भी चेक करना है कि ये जो आइटम होगा उसी का टोटल पेड अमाउंट काउंट करना है। तो यहाँ पे 2 चीजें काउंट करनी पड़ेगी ना, हमें आइटम भी चेक करते रहना पड़ेगा और हमें यहाँ पे टोटल पेड अमाउंट भी चेक करते रहना पड़ेगा। ये पेड अमाउंट भी काउंट करना है और हमें यहाँ पे आइटम भी तो ढूंढना है कि कौन से आइटम का कितनी बार हुआ है पेड, है ना। नहीं तो क्या होगा कि अगर हम सीधा पेड अमाउंट काउंट करें, अगर हम सीधा पेड अमाउंट काउंट करें तो जो जो ब्लैंक है उसको छोड़ के बाकी सब काउंट हो जाएगा ना, सब हो जाएगा काउंट। जैसे अगर तो आप काउंट करने के लिए सिंपल काउंट इफ फंक्शन लगाओगे। काउंट इफ अब पेड अमाउंट काउंट करना है तो आप आ जाओगे यहाँ, पेड अमाउंट का पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लोगे, ये कर लिया। लेकिन क्राइटेरिया में क्या दोगे आप, कॉमा लगाइए। क्राइटेरिया में क्या दोगे, ये आइटम, तो ये तो यहाँ कहीं मिलेगा ही नहीं। यहाँ पे इस पूरे रेंज में वो आइटम नेम तो है ही नहीं कहीं। तो अगर हम ऐसा करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर भी ले तो आंसर क्या आएगा, हर बार 0 आएगा। क्योंकि ये सीपीयू या फिर यहाँ पे जो भी आइटम आप चेंज करोगे वो आइटम तो वहां उस लिस्ट में, पेड अमाउंट के लिस्ट में है ही नहीं, तो मतलब वो काउंट करेगा ही नहीं। तो मुझे एक तरफ क्या है कि अपने आइटम नेम को भी काउंट करना है और उसके पैरेलल में हमें पेड अमाउंट को भी काउंट करना है। तो यहाँ पे ना आपको काउंट इफ फंक्शन से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको लगाने होंगे कौन सा फंक्शन, काउंट इफ्स। काउंट इफ्स क्या करता है, काउंट इफ फंक्शन क्या है, काउंट इफ क्या था कि एक कोई पर्टिकुलर कॉलम रेंज और एक कंडीशन पे आपको डेटा काउंट करके बताता है। लेकिन काउंट इफ्स फंक्शन क्या है ना, डिफरेंट डिफरेंट रेंज और डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया पे अलग अलग कॉलम से को है ना कनेक्ट करके और तब वो नंबर ऑफ सेल्स को काउंट करता है। जैसे अब इसमें मुझे क्राइटेरिया 1 लेना है, पहले क्राइटेरिया रेंज 1 लेना है। तो हमारा क्राइटेरिया रेंज पहले क्या होगा, पहले आइटम को ढूंढना। तो हम क्राइटेरिया रेंज 1 में हम लोग सबसे पहले ये सेल ले लेंगे, ये रेंज ले लेंगे और कॉमा लगाएंगे। और इसका क्राइटेरिया रेंज तो हमने सेलेक्ट कर लिया ये, अब हमें क्राइटेरिया देना है यानी कंडीशन। इस रेंज में हमें क्या ढूंढना है, तो जो भी ये नाम होगा जहां पे भी वो सबको काउंट करो। तो ये नाम को काउंट कर लेगा, फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब बोलता है क्राइटेरिया रेंज 2। अब मुझे इसमें क्या काउंट करना है, मेनली ये तो ये काउंट हो जाएगा यहाँ पे कि टोटल इतना। अब इसमें उसके कितने पेड हुए अमाउंट वो काउंट करना है। तो हमें अब अगला क्राइटेरिया रेंज क्या लेना होगा, पेड अमाउंट का कॉलम। ठीक है, तो ये पेड अमाउंट का कॉलम ले लीजिए, कॉमा लगाइए। अब इसमें हमें कौन सा काउंट करना है, तो उसमें वो सेल काउंट करना है ना जो ग्रेटर देन 0 है या जो ब्लैंक नहीं है। यहाँ पे पेड अमाउंट में तो हमें वही अमाउंट काउंट करेंगे ना जो ब्लैंक नहीं होगा। तो ब्लैंक नहीं है ऐसा हमें कंडीशन देना होगा यहाँ क्राइटेरिया। यहाँ पे हमें क्राइटेरिया रेंज तो हो गया, क्राइटेरिया 2 में हमें वो देना होगा। तो हम क्या करेंगे,
यहाँ पे क्राइटेरिया में डबल कोट ओपन और डबल कोट बंद कर देंगे। मतलब इसका क्या मतलब है कि जो भी ब्लैंक हैं उनको काउंट करना है, ठीक है। अब ब्रैकेट क्लोज, काउंट टिप्स का एंटर करेंगे। देखो सीपीयू का 0 दिखा रहा है, देख लेते हैं। तो देखो इसको थोड़ा जूम कम करें और पेड अमाउंट, देखो सीपीयू का ये पेड है अमाउंट, यहाँ पे सीपीयू का यहाँ पे भी पेड दिखा रहा है, सीपीयू यहाँ पे भी पेड है और सीपीयू यहाँ पे भी पेड है। मतलब सीपीयू का कोई पेड अमाउंट खाली नहीं है, यानी ये 0 दिखाएगा ही, बिल्कुल सही है, ये 0 दिखा रहा है। अब हम इसको चेंज कर लें। अब यहां से सीपीयू की जगह करो कीबोर्ड, देखो एक अमाउंट है जो अभी पेड हुआ है, बाकी सब क्या है, खाली है। माउस का चेक करें, माउस में 3 खाली है, पेन ड्राइव 1, माउस में 3 है ना, तो देख लो ऊपर से काउंट कर लेते हैं। ये देखो माउस पहला ही पेंडिंग नहीं है, पेड अमाउंट है ना, लेकिन हम लोग उल्टा काउंट कर रहे हैं ना। हमें ये काउंट करना था कि टोटल पेड कितना, और हम वो काउंट कर रहे हैं कि कितना पेड नहीं हुआ, ठीक है ना। तो चलिए कोई नहीं, चेंज कर लेते हैं। इसमें यहाँ जो हमने ये क्राइटेरिया लगाया ना ब्लैंक का, वो यहाँ पे क्या करो, डबल कोट में ही लगा दो ग्रेटर देन 0, डबल कोट बंद, मतलब 0 से ऊपर जो भी है सबको काउंट कीजिए। एंटर करो तो देखो माउस का 3 आ गया, और यहाँ पे देखो सीपीयू का 4 आया, 4 बार पेमेंट है। तो इस तरह से अब देखो माउस आ गया, कीबोर्ड का देखो टोटल 5 अभी पेमेंट हो चुका है, पेन ड्राइव में 3 हो चुके हैं। तो ये इस तरह से आप काउंटिंग फंक्शन यूज कर सकते हो। ये रहा फॉर्मूला, ध्यान से देखो, है ना, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ रेस्ट अमाउंट बिल, नंबर ऑफ रेस्ट अमाउंट बिल मतलब मुझे रेस्ट अमाउंट बिल काउंट करना है कि नंबर ऑफ रेस्ट अमाउंट, अभी तक रेस्ट अमाउंट बिल कितना बचा हुआ है ना, ये खाली खाली वाला। अब हम लोग फिर से वापस यहाँ पे वही काउंट टिप्स ही यूज करेंगे, लेकिन इस बार वो जो मैंने ब्लैंक वाला लिख दिया था ना, वो कंडीशन लगाएंगे, काउंट टिप्स। और सबसे पहला क्राइटेरिया रेंज हमारा होगा ये नेम का, कॉमा, कंडीशन में क्या लगाएंगे, ये वाला सेल ले लेंगे, फिर कॉमा। और दूसरा क्राइटेरिया रेंज क्या होगा हमारा, रेस्ट अमाउंट का ये, सॉरी पेड नहीं, रेस्ट, ये रेस्ट अमाउंट का कॉलम लेना है, ये रेस्ट अमाउंट हो गया, कॉमा लगाएंगे, और यहाँ पे क्राइटेरिया में डबल कोट ओपन और क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखिए सीपीयू का पेन ड्राइव का कोई नहीं बचा है, सीपीयू का भी 0 है, कीबोर्ड का भी 0 है, माउस का भी 0 है, सब 0 है, ऐसा कैसे। अच्छा, यहाँ पे वो ब्लैंक काम नहीं किया क्योंकि रेस्ट अमाउंट में ब्लैंक नहीं, 0 है ना, तो 0 है। तो हमें यहाँ पे ना ये जो यहाँ पे हमने ये किया ना, इसमें हमें ये डबल कोट के जगह पे 0 करना होगा, मतलब जो जो 0 है उसको काउंट, आगे काउंट हो गए। तो हमें ध्यान देना है क्राइटेरिया लगाते वक्त कि किस क्राइटेरिया के बेस पे, किस क्राइटेरिया किस कंडीशन के बेस पे हमें काउंट करना है। ये देखो अब चेंज हो रहा है, अब दिखाना है। अब हमें यहाँ पे काउंट कर निकालना है मिनिमम रेस्ट अमाउंट, मतलब सबसे छोटा रेस्ट अमाउंट कौन सा है, ये रेस्ट अमाउंट के कॉलम में सबसे छोटा रेस्ट अमाउंट, ठीक है। उससे पहले मैं यहाँ पे ये फंक्शन देख लो एक बार और, ये जो नंबर ऑफ रेस्ट अमाउंट बिल हमने निकाला वो देखो ये इस तरह से, ठीक है। अब ना मुझे टोटल नहीं मिनिमम रेस्ट अमाउंट काउंट निकालना है। तो अब अगर मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या पता है रेस्ट अमाउंट का ना, तो इसमें सबसे मिनिमम, तो सबसे मिनिमम इसमें कौन सा है वो निकालने के लिए आप क्या यूज करोगे, मीन फंक्शन। लेकिन मीन फंक्शन तो इस पूरे में सबसे छोटा जो होगा वो निकालेगा ना, लेकिन मुझे ये पता करना है कि यहाँ जो आइटम नेम है उस आइटम नेम का सबसे मिनिमम रेस्ट अमाउंट कौन सा बचा हुआ है। तो वो मीन फंक्शन तो कंडीशन के हिसाब से नहीं निकालेगा ना, वो तो सिर्फ पूरे लिस्ट में से जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगा वो निकाल के दे देगा, अब वो चाहे जिसका भी हो, उससे उसको कोई मतलब नहीं है ना। लेकिन हमें यहाँ पे चेक करना है कि जो यहाँ पे आइटम नेम है उस आइटम नेम का सबसे मिनिमम रेस्ट अमाउंट यहाँ पे कौन सा है, ये हमें पता करना है। तो चलिए देखते हैं। इसी काम के लिए ना
हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे ये डी मीन फंक्शन, डेटाबेस मीन फंक्शन। ठीक है, ध्यान से समझिएगा कैसे काम होता है ये। तो सबसे पहले हमने लिखा डी मीन इक्वल डी मीन टाइप किया। सबसे पहले ये पूछता है आपसे क्या, डेटाबेस। डेटाबेस मतलब वो टेबल जहां से आपको ये पूरा डेटा फेच करना है। तो ये पूरा ये जो पूरा टेबल है ना हमारा फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, ये हमारा डेटाबेस होगा, ये पूरा टेबल। ठीक है, ये पूरा टेबल हमारा डेटाबेस होगा। तो हमने ले लिया ये डेटाबेस, कॉमा लगाएंगे। ओ सॉरी, फंक्शन तो हट गया यहाँ से, एक मिनट। यहाँ पे आ गए ये इज इक्वल डी मीन ब्रैकेट ओपन, पूरा डेटाबेस ले लेते हैं हम लोग, कॉमा लगाया। ये देखो डेटाबेस सेलेक्ट हो गया हमारा, पूरा का पूरा डेटाबेस। कॉमा लगा देते हैं। उससे पहले आप इसे ना F4 की प्रेस करके फिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद कॉमा के बाद क्या पूछता है यहाँ पे, फील्ड नेम। तो फील्ड नेम हमारा क्या है, कहां से निकालना है मुझे डेटा, रेस्ट अमाउंट। तो फील्ड नेम में हम, फील्ड नेम होता है यानी कि हेडिंग। फील्ड नेम बोलते किसे है, हेडिंग को, जो हमारा डेटाबेस का हेडिंग है। तो हमें कौन सा हेडिंग का डेटा निकालना है, रेस्ट अमाउंट। तो फील्ड नेम में ये हम रेस्ट अमाउंट का हेडिंग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे और अब पूछता है हमसे क्या, क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया में हम ये ले लेंगे ये दोनों से, मतलब हमें हेडिंग भी ले लेना है फील्ड नेम के साथ ये नाम। मतलब इस फील्ड नेम में जहां पे भी ये नाम मिलेगा, आइटम नेम हेडिंग के अंदर जहां पे भी यहां वाला नाम मिलेगा, जैसे कीबोर्ड है, अगर वहां मिले तो उसका सबसे जो मिनिमम वैल्यू है वो मुझे रेस्ट अमाउंट वाले कॉलम से लाइए। ब्रैकेट क्लोज, देखो तो कीबोर्ड का जो मिनिमम रेस्ट वैल्यू है 0 है, सीपीयू का भी 0 आ गया, माउस का भी 0 और कीबोर्ड का भी 0। ये 0 0 आ रहा है ना। अभी देखो ये है क्या, इसमें मैंने एक छोटा सा मिस्टेक करा है फंक्शन को लगाते टाइम, उसमें मुझे चेंजेस करने हैं। ठीक है, क्या चेंजेस करने हैं, तो ये फिक्स नहीं करना था। एक मिनट मैं चेक कर ले रहा हूं। चलिए देखिए, ये जो मैंने फंक्शन करा ना, इसमें आप फिक्स नहीं करेंगे। ये फिक्स के वजह से ही ये प्रॉब्लम हुआ है। इसे आपको फिक्स नहीं करना, इसे सबको रिलेटिव ही रखना है। ठीक है, देन उसके बाद आप चेंज करके देखोगे आपको ये मिलेगा। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा मैं एक बार और चेक कर लूं। ये फंक्शन में दोबारा से लगा, पहले रेस्ट अमाउंट चेक तो कर ले। तो देखो ये 0 ही आएगा हमेशा। ठीक है, रेस्ट अमाउंट, क्योंकि ये हर जगह क्या है 0 0 आया हुआ है ना, तो ये 0 आएगा। इसमें क्या करते हैं ना हम लोग, एक काम करते हैं, ये 0 के जगह पे ना हमें 0 नहीं लेना, 0 के जगह पे डैश लेना है। तो ये सारा सेलेक्ट कर लो और ये सेलेक्ट करेंगे तो ये 0 के जगह डैश आ जाएगा। देन उसके बाद ये फंक्शन हम लगाते हैं वापस से, यहाँ पे वापस से लगाइए डी मीन ब्रैकेट ओपन, डेटाबेस में हम ले लेंगे पूरा डेटाबेस, कॉमा लगाएंगे। फील्ड नेम में हम ले लेंगे यहाँ पे ये फील्ड नेम रेस्ट अमाउंट, कॉमा लगाएंगे। और क्राइटेरिया रेंज में हम लोग ले लेंगे ये पूरा, ये हेडिंग के साथ, ब्रैकेट क्लोज। अभी भी ये 0 आया सीपीयू का मिनिमम, लेकिन यहाँ पे रेस्ट अमाउंट जो बचा है सीपीयू का मिनिमम, पेड नहीं है पूरा, मिनिमम है ना। तो ये तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा जूम कम कर लें, सीपीयू का ये 30,000 है, फिर ये सीपीयू यहाँ पे है, ये देखो मिनिमम ये जो है ना, ये 0 के वजह से ये दिखा रहा है। मैं एक बार इसका कैलकुलेशन चेंज करके फिर आपको बता दे रहा हूँ ये सारे फंक्शंस को यूज करना। चलिए देखिए, ये आंसर मैं सही कर दूं तो ये फॉर्मूला का जो यूज करने का तरीका है ये बिल्कुल सही है। मैंने क्या बताया था, डी मीन यूज करना है, ब्रैकेट ओपन, डेटाबेस में आपको ये पूरा डेटा लेना है अपना टेबल। ठीक है, मैंने ये सेलेक्ट करा। उसके बाद हमें लगाना है कॉमा। फील्ड नेम में हमें जिस डेटा का रिकॉर्ड चाहिए उसका हेडिंग यानी फील्ड रिकॉर्ड ये K1, फिर कॉमा लगाना है। और क्राइटेरिया रेंज में हम ले लेंगे यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज और एंटर।
ये सही आ रहा है, ठीक है, 0 आ रहा है, सही है। सीपीयू का हम यहाँ पे जो देख रहे हैं मिनिमम अमाउंट ढूंढ रहा है, तो हमारे पास जो रेस्ट अमाउंट का कॉलम है उसमें बहुत सारे अमाउंट तो 0 0 है ना, तो 0 भी अमाउंट तो मिनिमम में आता है, तो ये सही है आंसर। अब आप मैक्सिमम अमाउंट ढूंढिए, तब आंसर आपको समझ में आएगा कि ये गलत है या सही है। अब मैक्सिमम रेस्ट अमाउंट के लिए डी मैक्स फंक्शन, ठीक है, इसमें भी वही सेम काम, डेटाबेस, फील्ड और क्राइटेरिया। तो डेटाबेस में ये पूरा डेटा ले लेंगे, कॉमा लगाएंगे, और रेस्ट यहाँ पे फील्ड नेम में क्या लेंगे, ये रेस्ट अमाउंट का कॉमा लगाएंगे, और क्राइटेरिया में क्या लेना है हमें, ये A25 A26 ब्रैकेट क्लोज एंटर। देखो है रेस्ट मैक्सिमम रेस्ट अमाउंट है सीपीयू का। अब जैसे ही यहाँ चेंज करेंगे कीबोर्ड, देखो उसका चेंज हुआ, माउस चेंज हुआ, और ये पेन ड्राइव चेंज हुआ। अब देखो ये मिनिमम रेस्ट अमाउंट जो पता करना है ना, तो आपको करना क्या होगा कि मैंने इतना सारा जो रेस्ट अमाउंट को ब्लैंक रखा है ना, उन सब में कुछ ना कुछ पेड अमाउंट कर दीजिए, ठीक है। किसी किसी में पेड अमाउंट कम कर दीजिए, जैसे 11,550 है ना, 505 है, इसको कर देते हैं 9,505। देखिए ये 2000 बचा ना, इसमें यहाँ पे पूरा का पूरा है, ये यहाँ इसमें 6000 कर दीजिए, ठीक है, इसमें 4000 कर दीजिए। जैसे जैसे करेंगे देखिए यहाँ नीचे चेंज हो रही है। अब यहाँ पे पेन ड्राइव की जगह पे मैंने सीपीयू करा, मिनिमम अमाउंट 0 दिखा रहा है, कीबोर्ड करा मिनिमम अमाउंट, ये माउस करा मिनिमम, रेस्ट मिनिमम अमाउंट, इस पे अभी भी 0 दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी भी बहुत सारा 0 बचा है। जैसे देखो यहाँ पे कीबोर्ड का रेस्ट अमाउंट यहाँ पे 0 है ना, हाँ, तो और कीबोर्ड का 0 खत्म कर देते हैं, एक 0 रहने देते हैं, बाकी सबका 0 खत्म कर देते हैं, ठीक है। एक कीबोर्ड में 0 रहने देते हैं, एक माउस में रहने देते हैं, और बाकी माउस का भी खत्म कर दीजिए, 0 मत रखिए, इसमें रखिए 5000, ये कर देते हैं 4500, 95,000 अब देखिए ये सब हो गया ना, एक आध 0 रहा। अब देखते हैं आंसर, ये देखिए चेंज आ गया, रेस्ट मिनिमम जो था मिनिमम में भी आने लगा ना आंसर। अब देखिए अब चेंज कीजिएगा, आएगा, देखो मिनिमम अमाउंट भी दिखा रहा है, अब मैक्सिमम भी दिखा रहा है ना, तो मैंने फंक्शन गलत नहीं लगाया, ये फंक्शन बिल्कुल सही है। देखो डी मीन का ये फंक्शन है, ठीक है, और ये डी मैक्स का, वो बार बार बहुत ज्यादा जीरोस थे ना रेस्ट अमाउंट में, इसलिए इसमें भी 0 आ रहा था। अब हमें एवरेज रेस्ट अमाउंट पता करना है, सेम उसी तरीके से डी एवरेज का यूज करेंगे, डेटाबेस कॉमा क्राइटेरिया, ये रेस्ट अमाउंट सॉरी फील्ड नेम कॉमा क्राइटेरिया में क्या लेंगे, ये वाला दोनों से ब्रैकेट क्लोज एंटर। देखिए आ गया। अब एवरेज का वैल्यू आप डिक्रीज कर लीजिए यहाँ से डेसिमल। अब हमें टोटल रेस्ट अमाउंट निकालना है, किसका किसका, ये आइटम के हिसाब से, तो यहाँ पे डी सम, देखो सम इफ के जैसा ही यूज कर सकते हैं इसको, डी सम को बिल्कुल आसानी से, डी सम कॉमा, अब हमें यहाँ लेना है हेडिंग फील्ड नेम रेस्ट अमाउंट कॉमा, और क्राइटेरिया रेंज में ये ब्रैकेट क्लोज एंटर। देखो टोटल रेस्ट अमाउंट माउस का आ रहा है, सीपीयू का देखो चेंज हो रहा है, कीबोर्ड का चेंज हो गया। अब ये जो हम डीसम यूज किए यहाँ पे, ये देखिए डीसम है ना, यहाँ पे हमने यूज किया डी एवरेज, ये देख लीजिए। अब ये डी सम जो हमने निकाला, यहीं पे हम सम इफ भी कर सकते हैं, सम इफ से ये निकाला जा सकता है। सम इफ पहले लेना है हमें रेंज, तो रेंज में हम कौन सा रेंज लेंगे, तो हमें यहाँ जो कंडीशन देना है आइटम नेम का, वो रेंज लेंगे, आइटम नेम कॉमा लगाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे क्या पूछता है आपसे, क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया में ले लीजिए ये वाला, ठीक है, कॉमा, और उसके बाद क्या चाहिए, सम रेंज, तो सम रेंज में हम क्या ले लेंगे यहाँ से, ये रेस्ट अमाउंट का, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज एंड। देखिए सेम रिजल्ट है क्या, सेम रिजल्ट है ना। अब चेंज करो यहाँ से आइटम, सेम रिजल्ट है। तो आप जो डीसम से काम करते हो वो समीप से किया जा सकता है, लेकिन आपको मैंने डेटाबेस के फंक्शंस बताए डी से रिलेटेड, तो मैंने आपको बताया क्या क्या, तो डी मीन
डेटाबेस मीन फंक्शन, ठीक है, ये मैंने कॉपी कर लिया और इसे यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। यहाँ फॉर्मूला बार से कॉपी करो और यहाँ आके पेस्ट करो। ये देखो ये डी मीन फंक्शन है, इसमें आगे इक्वल का साइन लगा लीजिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद ये देखो डी मैक्स का फंक्शन मैंने लगाया यहाँ पे, डी मैक्स, ठीक है। डी एवरेज का मैंने फंक्शन लगाया था, ये वाला है, ये डी एवरेज। फिर मैंने डी सम का फंक्शन लगाया, डी सम, सब में आगे ये इक्वल लगा लीजिए। ये देखिए ये पूरा फंक्शन है आपका जो मैंने यहाँ पे लगाया, ठीक है। ओके, तो इस तरह से आप डेटाबेस फंक्शन यूज करेंगे। बेसिकली ये एडवांस लेवल का फंक्शंस है, लेकिन आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम आएंगी ऐसे जो आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने ये स्पेशली फंक्शन आप लोगों को बताया है। होप सब लोगों को समझ में आया होगा ये सारे फंक्शंस। चलिए फिर अपना प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सेल क्लास में। थैंक यू।